थकावट वगैरह रहती है? हाँ, थकावट बहुत रहती है थकावट और बहुत कमजोरी रहती मुझे बहुत होती चली जा रही है। सही है, भूख सही नहीं लगती? हाँ, भूख सही नहीं इस लगती। तरह सब कुछ तो नहीं होता? नहीं है, मेरे पैरों में तकलीफ, जोड़ों में दर्द रहता है मेरे। ये काफी टाइम से चलता आ रहा है। ये तो गोलियों से मतली तो नहीं होती? मतली हो रही है। पन रहता है, ठीक है। थकावट महसूस होती है, सो तो सोते रहो और जागो तो जागते रहो। अच्छा। सर में तकलीफ रहती है, सर में दर्द रहता है? दर्द रहता है, पूरे जिस्म टूटता है रात। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शाहिद। मैंने डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से MBBS की है, MCPS मैंने पीड्स में की है। इस वक्त मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर हूँ और आउट पेशेंट डिपार्टमेंट को हेड करता हूँ। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास जो OPD में आते हैं उनको हम स्क्रीन करते हैं, इसीलिए बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स मैंने देखे कि जब उनके हिस्ट्री ली गई और जब उनके टेस्ट किए गए तो उनको एक ऐसी बीमारी निकल आई कि उनको पता ही नहीं था। आज मैं इस वीडियो में आपसे हेपेटाइटिस B के बारे में कुछ अलामात आपसे शेयर करूंगा और ये ऐसे अलामात हैं कि अक्सर औक़ात पेशेंट को नहीं होते, इसीलिए बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हमें बताते हैं। जब हम उनसे पूछते हैं कि आपको कोई अलामात है तो वो बताते हैं कि हमें तो कोई अलामात नहीं है, लेकिन जब हम उनसे लफ्ज़ ब-लफ्ज़ पूछते हैं कि आपको ये अलामत है, ये अलामत है, तो वो बताते हैं कि हाँ ये अलामत हमें है। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स OPD में चेक किए हैं जिनको जब पता चलता है कि उनको हेपेटाइटिस B की बीमारी यरकान लाक हो चुकी है तो बहुत देर हो चुकी होती है। आज हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखे, जब हमने उनको बताया कि आपको हेपेटाइटिस B हो चुका है तो वो बड़े परेशान हो गए, खौफजदा हो गए कि मुझे ऐसा कैसा हो सकता है, मुझे कोई अलामात नहीं है, मुझे ऐसा कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही जिस्म में, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे हेपेटाइटिस B हो चुका है। और उनसे जब पूछा गया कि आपको कोई खून लगा हो, कोई कट लगा हो, कोई डिलीवरी के दौरान या जब ऐसे कोई पेशेंट्स घर में मौजूद होता है जिनको हेपेटाइटिस की बीमारी पहले से चलती आ रही होती है, इनके साथ क्लोज कांटेक्ट में होते हैं, बच्चों में लग जाते हैं माँ बाप के ज़रिए से या माँ बाप को लग जाते हैं बच्चों के ज़रिए से या हस्बैंड या वाइफ को लग जाते हैं। इसके ऊपर एक अलग वीडियो में बना चुका हूँ कि हेपेटाइटिस B और C क्या शौहर या बीवी को लग सकता है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन मुख्तसरन आज इस वीडियो में एक अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक ऐसी बीमारी जिसको रोका जा सकता है शुरू ही में, लेकिन लाजमी इतनी ज़्यादा है, स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है, इनमें ये बीमारी साल ब साल बढ़ती जा रही है। और जब भी WHO अपनी सालाना रिपोर्ट देती है तो उनमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश ये सारी फहरिस्त होते हैं। तो आज मुख्तसरन हम हेपेटाइटिस B के अलामात के ऊपर बात करेंगे कि हेपेटाइटिस B में कौन कौन से इब्तिदाई अलामात होते हैं और कौन से वो अलामात होते हैं जो आखिरी स्टेजेस में आते हैं। लेकिन स्पेशली उन लोगों के लिए ये वीडियो है जिनके घर में कोई हेपेटाइटिस के मरीज़ मौजूद है, जिनको कोई कट लगा हुआ हो, पहले कभी खून लगा हुआ हो, कोई डिलीवरी हो चुकी हो, कोई अनहाइजेनिक कंडीशन पे जाके उन्होंने देखा कि वहाँ पे कोई इंजेक्शन लगा हुआ हो, या कई भी ऐसे भी प्रोसीजर्स किए हो जो उनको लगा हो कि इनसे खुदा न खास उनको कोई बीमारी तो नहीं लगी हुई। तो उन पेशेंट्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कोई ऐसा फ़र्द मौजूद हो जो कि टैटू लगवाता हो या हमाम के पास जाके अपने हेयर कटिंग करवा रहा हो या शेप वगैरह करवाता हो बाहर से, और कि ऐसा नीडल लगा हो जिनको शक पड़ा हो कि इनसे उनको हेपेटाइटिस या कोई और बीमारी लगने का ख़तरा हो सकता है। उनके लिए स्पेशल ये वीडियो है कि वो अपने अलामात अपने जिस्म के अंदर घर बैठ के ढूंढे। 500 से लेकर 1500 के दरमियान आपको किसी भी लेबोरेटरी में और विद इन 1 डे आपको रिपोर्ट मिल जाती है आसानी से। लेकिन लाइल्मी शऊर न होने की वजह से ये बीमारी बेइंतहा तर होती जा रही है। वैक्सीन होने के बावजूद भी लोगों को पता ही नहीं कि वैक्सीन भी कोई चीज़ है। इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना चुका हूँ और वो आप देख सकते हैं। हेपेटाइटिस B के वैक्सीन अवेलेबल है,
वो आप देखें, उसमें मैंने हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन के बारे में बता चुका हूँ। सो आज अगर मैं कहूँ को मुख्तसरन वो वीडियो जिसमें हमने बहुत सारे पेशेंट्स ओपीडी में देखे और जितने भी डॉक्टर्स हमारे पास ओपीडी में थे उनके साथ हमने डिस्कस किए, वो अलामात हमने नोट किए और उन पेशेंट्स को स्क्रीन किया। जब देखा गया तो कोई अलामात पेशेंट्स ने ऐसा कोई ख़ास नहीं बताया, लेकिन हेपेटाइटिस बी का मर्ज उनमें देखा गया। सो मुख्तसरन कुछ अलामात मैं आपसे शेयर करूँगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हमारे आगे की वीडियोस देखना चाहते हो किसी भी मेडिकल के हवाले से तो आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको बर वक्त वीडियो मिल सके। सबसे पहले अगर हेपेटाइटिस बी के अलामत की मैं बात करूं तो पहला जो अलामत होता है वो आपको भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपिटाइट। ये सबसे ज़्यादा हमने पेशेंट में देखा, लेकिन चूंकि ये बाकी बीमारियों में भी होता है इसीलिए पेशेंट को ये नहीं पता होता कि मुझे कोई हेपेटाइटिस की बीमारी हो चुकी है। जितने भी पेशेंट्स के जिनकी मैंने बात की कि उनको कहीं आसपास कहीं हेपेटाइटिस का मर्ज कोई मरीज मौजूद है या कोई कट लगा हुआ है, कोई डिलीवरी हुई है, कोई ऑपरेशन हुआ है या कोई डेंटल का काम किया हुआ है, स्पेशली बहुत ज़रूरी है। अगर किसी ने दांतों का काम किया हुआ है, कोई छोटी मोटी उनके प्रोसीजर हुआ है, कट लगा हुआ है, कोई स्टिचिंग हुई हुई है, बहुत सारे चीज़ों से ये लगने का ख़तरा होता है। क्योंकि मेरे पास एक और पेशेंट आया जिसने नाक में सुराख करने के लिए जो नीडल लगाते हैं, जब हमने उनसे पूछा कि आपको कोई ऐसा मामला हुआ हो तो उन्होंने कहा मुझे कभी भी कोई ब्लड नहीं लगा है, कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, कोई हेपेटाइटिस का मरीज घर में मौजूद नहीं। लेकिन जब ये देखा गया तो उन्होंने ये बताया कि मैंने जब अपने नाक में सुराख करवाया था तो उस वक्त जब मैंने देखा तो बहुत सारे लोगों के नाक में उसी नीडल से सुराख किया जा रहा है। हो सकता है कि मुझे वहां से लगा, तो ये भी एक जरिया हो सकता है। हमारे पाकिस्तान में अनसेफ जो तरीक़ाकार है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए मैं बार बता चुका हूँ कि अगर कोई भी ऐसा मरीज़ मौजूद है जिनको ये सारे मामलात हो चुके हो तो अपने अंदर ये अलामत ज़रूर देखें। अगर उनको कोई भूख यानी यंग पेशेंट है, कोई और बीमारियां नहीं हैं, कोई ऐसी कोई कोमोबिडिटीज़ नहीं है और फिर भी उनको लॉस ऑफ एपिटाइट हो रहा है तो अपने आप में उनको सोचना चाहिए कि उनको कोई हेपेटाइटिस की बीमारी तो नहीं हुई। तो जो भी पेशेंट, जो भी नॉर्मल कोई हेल्थी पर्सन है जिनको लॉस ऑफ एपिटाइट काफ़ी अरसे से चलता आ रहे तो वो जाए अपना स्क्रीनिंग टेस्ट ज़रूर करवाए। ये सबसे ज़्यादा देखा गया अलामत है। दूसरा अलामत जो है वो है कि उनके मैदे में जलन रहती है। ये भी ज़्यादा देखा गया कि आम तौर पर हर दूसरे तीसरे पेशेंट को मैदे में जलन ज़रूर रहती है और जब एच पायलुरी की या बाकी मैदे के हवाले से टेस्ट किया जाते हैं तो अक्सर औकात उनके वो नेगेटिव आते हैं। तो अगर वो नेगेटिव आपके मौजूद है तो जाए अपना हेपेटाइटिस बी के हवाले से बी टेस्ट करवाए। और जो जलन होती है मैदे में, जो हार्ट बर्न होता है जिसको हम कहते हैं सीने में जलन का होना, इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हेपेटाइटिस में जब जिगर मुतासिर होता है तो वो बाइल जिसको हम प्रोड्यूस करते हैं लीवर के ज़रिए से गाल ब्लैडर में स्टोर करते हैं और फिर जब खुराक खाते हैं तो वो जाके आपके खुराक को हज़म करता है, वो सही तरीके से हज़म नहीं कर पाता और जो खुराक आपके पेट में रहती है आंतों में जाती है तो जब वो सही तरीके से हजम नहीं हो पाता तो वो ज़्यादा देर तक मैदे में रहने की वजह से आपको मैदे में जलन ज़्यादा से ज़्यादा इस वजह से शुरू हो जाती है कि मैदा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एसिड सिक्रीशन कर रहा होता है और इसी तरीके से पेशेंट जो है वो मैदे के जलन का काफ़ी अरसे से शिकार हुआ होता है। अगर मैदे में जलन है तो अपना हेपेटाइटिस बी का टेस्ट ज़रूर करवाएं। तीसरा जो अलामत है वो है जिस्म में पीलापन और आंखों के सफ़ेदी में पीलापन या फिर पेशाब जो है उसमें या पीलापन हो जाता है या फिर पेशाब जो है वो बिल्कुल डार्क येलो कलर का आने लगता है। अगर ये तीन अलामतें, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, एक ही मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये अलामत जो आंखों में पीलापन है इसके साथ आपको पेशाब में भी पीलापन होगा। आपका बड़ा पाखाना जो है या तो बहुत ज़्यादा पीला आएगा या बिल्कुल ब्लैक कलर का आएगा, जैसे
डॉग्स और कैट्स का पाखाना होता है उसी तरीके से पाखाना आएगा। और पेशेंट बताते हैं कि बिल्कुल ब्लैक कलर का उनका पाखाना आ रहा है। ये भी हेपेटाइटिस बी का जो अमराज के जो पेशेंट होते हैं उनमें ये देखा गया है। हालांकि ये लोग इग्नोर कर देते हैं कि ये नॉर्मल है। और ये जो पेशेंट होता है इनकी जब हमने टेस्ट किए करवाए तो उनका हेपेटाइटिस बी क्रॉनिक टेस्टों में आया। तो इस तरीके से अलामात अगर किसी को भी है ये भी बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, लेकिन ये इसीलिए पेशेंट जो है वो इनको इग्नोर करते क्योंकि वो पेशेंट कहता है ये आम जॉइंटिस है, नॉर्मल जॉइंटिस है। वो हकीम के पास जाते हैं या जो दम करने वाला कोई आसपास में मुझे उनके पास जाते हैं, वो 3 दिनों में कोई इस तरीके से टोटके इस्तेमाल करते हैं। उससे होता ये कि उनके 3 दिनों में जो लीवर मुतासिर वो होता है वो 3 दिन में खुद ब खुद लीवर जो है वो अपने आप को नॉर्मल कर देते हैं। और वो जो है वो हकीम या जो यानी जो दम करने वाला तो उनके खाते में चला जाते कि उनकी वजह से ये ठीक हो गया। हालांकि वो लीवर जो है वो अपने आप को खुद ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं और 3 दिन के अंदर अंदर वो खुद ही ठीक हो जाते हैं। और वो ये समझते कि मुझे कोई बीमारी तो है नहीं, वो पीलिया जस्ट हो चुका था और वो ठीक हो गया। हालांकि अरसे से वो उनकी ये बीमारी चलती आ रही होती है। सो जिन पेशेंट को इस तरीके से हुआ है पहले भी, तो वो जाए अपना हेपेटाइटिस बी का टेस्ट जरूर करवाए। इसके बाद जो अलामत है वो है जोड़ों में दर्द का होना, पटों में दर्द का होना। ये भी बहुत ज्यादा पेशेंट में देखा गया। और जब हमने पेशेंट से पूछा तो उन्होंने कहा कि जब भी 2-4 कदम में चलता हो या चलती हो, ज्यादातर ये लेडीज पेशेंट में देखा गया। उन्होंने बताया कि मैं थोड़ा सा भी चलने लगती हो तो मुझे जो है पट्टों में दर्द शुरू हो जाती है, हड्डियों में दर्द शुरू हो जाती है, कमर में दर्द होता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह होती है विटामिन D3 की कमी। और ये कोई 1-2 दिन से आपके जिगर जब मुतासिर होते हैं, कोई 1-2 दिन से आपको इनकी विटामिन D3 की कमी नहीं होती, लेकिन ये काफ़ी अरसे चलती आ रही होती है। क्योंकि हेपेटाइटिस बी के जैसे मैंने बताया कि अलामात लोग इग्नोर करते हैं, इसीलिए अरसे से जब उनको हेपेटाइटिस बी चलती आ रही होती है और जब उनको पता चलता है कि उनकी जिस्म वीक हो रहा है, जिस्म में दर्द होने लगा है, जब पट्टों में दर्द होने लगा और जब डॉक्टर के पास आते हैं तो तब जब उनके टेस्ट करवाए जाते हैं तब पता चलता है कि उनको हेपेटाइटिस बी की बीमारी है। तो अगर जिन पेशेंट को पट्टों में दर्द हो रहा है, और जिस सबसे ज्यादा पट्टों में दर्द इस वजह से होता है कि विटामिन D3 जो है वो लीवर में बनती है और जिगर जब कमजोर होने लगता है और काफी अरसे से कमजोर होने लगता है तो विटामिन D3 वो प्रॉपर नहीं बना पाता, जिसकी वजह से आपके सबसे पहले पट्टों में दर्द आने लगता है और फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता हड्डी में भी दर्द आने लगता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पेट का दर्द होना, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया, ये भी जब पेशेंट से पूछा गया तो वो बताते हैं कि बार बार, और ये यंग बच्चे जो है जिनकी माएँ ने कई डिलीवरी किसी दाई के पास करवाई है, घर में हुई है या ऐसी जगह पे करवाई है जहाँ पे वैक्सीनेशन मौजूद नहीं थी, उन बच्चों से जब पूछा गया और मैंने देखा कि 7 साल 8-8 साल के बच्चे जब बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगे, जब बहुत ज़्यादा उनके मामलात बढ़ने लगे और इंसिडेंटली उनके हेपेटाइटिस बी के टेस्ट किए गए और जब प्रॉपर हिस्ट्री ली गई तो पता चला कि बच्चा जब नौज़ायदा था, जब वो पैदा हो रहा था, उस वक्त उनको हेपेटाइटिस बी माँ के ज़रिए से लगा है और आज तक उन बच्चों को ये हेपेटाइटिस बी के मरज़ में मुब्तला थे और आज 7-8 साल के बाद जाके पता चला कि उनको हेपेटाइटिस बी है, तो तब बहुत देर हो चुकी होती है। सो जिन पेशेंट को पेट में दर्द हो रहा है, बार बार कॉन्स्टिपेशन हो रही है, कभी डायरिया हो रहा है, ऐसे पेशेंट्स, और जब बाकी टेस्ट किए गए कि मैदा को कोई मसला नहीं है, कोई आंतों का सूजन नहीं है जिसमें टाइफाइड फीवर में बहुत ज़्यादा होता है, या बाकी कोई ऐसी डिजीज़ जिनसे पेट का दर्द, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया होता हो, उन डिजीज़ में जब पता चला वो भी नहीं है तो अपने हेपेटाइटिस के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि उनको हेपेटाइटिस बी तो नहीं है। इसके अलावा अगर मैं अलामत की बात करूं तो पेशेंट को जो है सबसे ज़्यादा ये देखा गया कि जब हेपेटाइटिस बी पेशेंट को होता है तो उनके जिस्म में सीधे साइड पे दर्द आने लगता है, और ये जो जगह होती है स्पेशली राइट साइड वाली, ये जो राइट साइड वाली जगह है, अगर इसमें किसी को डल पेन हो रहा है, इस पेन को ज़रा नोट करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा पेन है कि आप जब खाना खा लेते, पेशेंट ने बताया जब वो खाना खा लेते हैं, बैठ जाते हैं,
पेट के ऊपर जोर आता है तो उनके राइट साइड पर जलन से हो रही होती है और ये साइड जल रहा होता है। इस तरीके से डल पेन, और जब पेशेंट सांस जोर से लेता है तो यहाँ पे दर्द सा उठ जाता है, डल सा पेन होता है, कोई ज्यादा इमरजेंसी वाला पेन नहीं होता, पेशेंट बर्दाश्त कर रहे होता है या कर रही होती है, वो डॉक्टर के पास जाती नहीं है। कभी ये दर्द होता है, कभी दर्द नहीं होता। और स्पेशली पेशेंट ने बताया कि जब वो स्पाइसी खाना यानी बिरयानी वगैरह या स्पाइसी खाने वगैरह खा लेते हैं या फिर ऐसा खाना खाते हैं जिनमें कोई प्रोटीन ज़्यादा होता है, फाइबर वो फैट ज़्यादा होता है, फाइबर खाना नहीं होता, तो उस वक्त जब खाना ज़्यादा पेट में रहता है, ज़्यादा मैदे पे आपका बोझ रहता है, तो उस वक्त जिगर के ऊपर ज़्यादा बोझ बढ़ जाता है कि वो बाइल का सिक्रीशन ज़्यादा करवाए। उससे होता ये कि बोझ जब जिगर के ऊपर पड़ता है तब ये दर्द ज़्यादा उठता है। ये हमने एक बहुत बड़ी क्लोजली तहकीक की है पेशेंट से कि उनने इस तरीके से बताया कि जब वो खाना खा लेते हैं तो आधा घंटे के बाद इनमें ये दर्द जो है राइट साइड पर और ये पूरी जगह बैक की तरफ जा रही होती है, गुर्दे की तरफ जा रही होती है। पेशेंट ये समझता है कि ये कहीं गुर्दे का दर्द है और बार बार पानी पीते हैं और या अल्ट्रासाउंड गुर्दों का सिर्फ करवाते हैं जिसमें पेट का अल्ट्रासाउंड नहीं होता, जिसमें जिगर का अल्ट्रासाउंड नहीं होता, तभी वो मिस कर दिया जाता है। तो जिन जिन पेशेंट्स को इस साइड पे दर्द है और ये दर्द जो है पीछे की तरफ जा रहा हो या फिर एक ही जगह पे रुका हुआ हो, कभी आ रहा हो कभी जा रहा हो, कभी होता हो कभी नहीं होता हो, ये जो दर्द है ये लीवर का दर्द हो सकता है और आपको अपने हेपेटाइटिस बी का मुआयना ज़रूर करवाना चाहिए। कुछ ऐसे अलामात मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा और बहुत सारे अलामात है उसके ऊपर मैं भी मुख्तसरन वीडियो बनाऊंगा ज़रूर। लेकिन आज इंसिडेंटली जितने भी पेशेंट्स मैंने आज देखे मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ऐसा मर्ज जिसका इलाज बिल्कुल मुमकिन है अगर शुरू ही में इसको कैप्चर किया जाए। इसके अलावा 3 वो अलामतें हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को ख़तरा होता है और पेशेंट जो है उनकी रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है। पहली अलामत वो है पेट में पानी का हो जाना, बहुत ज़्यादा पानी, इतना पानी होता है पेशेंट कहते हैं कि मैं इसको लेके जा नहीं पाता हूँ। जब बैठ जाते हैं तो बिल्कुल घुटनों के साथ उसका पेट लग रहा होता है। इस तरीके से पेशेंट ओपीडी में देखे गए, उनको ये पता ही नहीं था कि उनको हेपेटाइटिस काला कान की बीमारी है, हेपेटाइटिस बी की बीमारी है। सी के ऊपर मैं अलग वीडियो में बात करूंगा, लेकिन आज सिर्फ हेपेटाइटिस बी में, और ज़्यादातर वो पेशेंट जो हेपेटाइटिस बी के होते हैं। और उन्होंने बताया कि इतना ज़्यादा पानी कभी मैंने दोबारा यानी कभी भी मैंने इस तरीके से पेशेंट्स में नहीं देखे कि पेशेंट्स का इतना पेट फूल जाना कि वो घुटनों की तरफ आ जाता है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है। पाँव में सूजन हो जाती है। इसके अलावा पाँव में सूजन के साथ साथ अक्सर औक़ात जब वो सुबह उठते तो आंखों के नीचे सूजन का होना, ये बहुत ज़्यादा पेशेंट इस वक्त, और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सबसे ज़्यादा पेशेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ओपीडी में यही आते हैं कि उनके ये आखिरी स्टेजेस, आखिरी मराहिल के अलामात होते हैं और फिर हमारे पास कुछ भी नहीं होता, या लीवर ट्रांसप्लांटेशन के अलावा या फिर उनको सपोर्टिव ट्रीटमेंट के अलावा। तो मैं सबसे कहूँगा अगर इस तरीके से अलामत है तो भी हेपेटाइटिस बी हो सकता है, और ये अलामत अगर यंग पेशेंट के है तो कोई ज़्यादा ख़तरा नहीं होता, उनकी लीवर ट्रांसप्लांटेशन का चांसेस मौजूद है। लेकिन अगर ओल्ड पेशेंट है तो उनके लिए ख़तरा है। तो मैं बार बार ये बात कहूँगा कि इस वक्त के लिए अपने आप को नहीं छोड़े कि आपको इस तरीके से अलामात हो, आप जाए और वैसे ही इंसिडेंटली आपने टेस्ट करवाए ताकि पता चले अगर हेपेटाइटिस बी है तो उनको रोका जा सकता है। इसके अलावा जितने भी पेशेंट्स आखिरी स्टेज में आते हैं उनके पेशाब कम आने लगता है, और ये एक और बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं हेपेटोरीनल सिंड्रोम। उसमें होता ये है कि आपके जिगर के साथ साथ आपके गुर्दे को नुकसान पहुंच रहा होता है, और इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचता है कि आपका जिगर चूंकि इतना छोटा भी रह जाए तो अपने फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन जो गुर्दा होता है अगर उसमें या उन दोनों गुर्दों में कोई ख़राबी पैदा हो जाए तो पेशाब आने में दिक्कत होती है, खम आने